गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 का एक आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए, तो मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ आज बेसिकली। तो बायो का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली अगर आपको पता हो तो हम फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो बेसिक यूनिट है। फंडामेंटल का मतलब क्या है, आपकी बेसिक, ठीक है, जो इनिशियल जो चीज़ है ना, बेसिक। फंडामेंटल क्या बोलते हैं हम, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो मतलब आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें, हमारी बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, हमारी सेल। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपका जस्ट एन एग्जांपल बॉडी का एक सेल है, इस सेल से मल्टीपल सेल बनते हैं और ये सेल बन के फिर आपको क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ वगैरह, और आपकी पूरी बॉडी को जनरेट करते हैं। ठीक है, एक बार अगर आप ह्यूमन का जनरेशन के बारे में बात करें हम, जस्ट एन एग्जांपल, तो उससे हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि जो अर्थ है, अर्थ पर बेसिकली क्या हुआ था कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था या जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था, तो ये नहीं है कि ह्यूमन था या ऐसा कुछ था, नहीं। जस्ट एग्जांपल, ये वाटर है, ठीक है। तो इस वाटर के अंदर सबसे पहले एक सेल का डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? एक सेल का डेवलपमेंट हुआ वाटर के अंदर। अब इस सेल से क्या हुआ, पर्टिकुलर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरेट हुए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। थोड़े टाइम में इस सेल में क्या करा, अपने ऊपर क्या करा, इसने चेंजेस किए। इस सेल ने क्या करा, कुछ चेंजेस किए अपने अंदर। किसके अकॉर्डिंग? प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, इसके अकॉर्डिंग क्या करें, इन लोगों ने अपने ऊपर चेंजेस किए। किसने? इस पर्टिकुलर सेल ने। और बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया। जो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, आपके सी में रहते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, तो वो आपको सी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट माने तो वो कहाँ पर हुआ था? सी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर आया वो एक सेल आया। उस सेल से फिर क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए धीरे 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 धीरे, और मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बनते गए। अब क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इनमें इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, ज़्यादा और मल्टी सेलुलर बनने के बाद क्या हुआ, ये लोग वाटर से बाहर आने लगे, वाटर से बाहर आने लगे। और फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे एनिमल्स में कन्वर्ट हुए, और धीरे धीरे फिर किस में कन्वर्ट हुए, ह्यूमंस में कन्वर्ट हुए। तो इस तरह से क्या है, बेसिकली कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। और इस तरह से जो पूरे अर्थ के ऊपर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, वो एक तरीके से क्या था, आपका सेल। तो इसलिए सेल को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या है, आपकी सबसे फंडामेंटल यूनिट है। मतलब अर्थ के ऊपर जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा, तो वो क्या था, आपका सेल। और सेल के बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया था जो हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए, अब हम सेल को स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है बेसिकली उसमें हम सॉरी, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो सेल से रिलेटेड दी गई है। बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बेसिक जो साइंटिस्टों ने जो जो थ्योरी दी है बेसिक बेसिक वो पढ़ेंगे, उनको सिंगल सिंगल वन लाइन है उसके अकॉर्डिंग। ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में से बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, सेल के बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, सब एक छोटी सी यूनिट के बने होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी यूनिट, बहुत छोटी यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं हम इसको? सेल। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या है, या लिविंग फॉर्म्स है, वो क्या है, एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक यूनिट के बने, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म। ये आपको पता ही है कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। आपको ये ध्यान रखना है, वर्ड ध्यान रखना है कि जो सेल की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सेल की जो स्टडी होगी, उसके कंपोजिशन की जो स्टडी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। आगे चलते हैं। सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। सबसे बड़ा डिस्कवर मतलब ऑब्जर्व, सबसे पहले जो ऑब्जर्व करने वाला पर्सन था सेल को, वो कौन था? रॉबर्ट हुक। ये जो सिंगल सिंगल लाइन में मैंने लिखे हुए ना पॉइंट्स, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो जो सेल है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, इन अ डेड कॉर्क। ठीक है, स्लाइस इन द ईयर 1665। कौन से ईयर में? क्या, 1665 में। किस में? क्या, डेड कॉर्क। ठीक है, कॉर्क आपको पता है, शैंपियन अगर आपने देखी हो तो उसके ऊपर इस तरह से कॉर्क लगी होती है, एक शैंपियन के ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरह से कॉर्क लगी होती है, जिसको हम थंब से ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरह से। जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो इस तरह से कॉर्क होती है। तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। वो कहाँ पर डिस्कवर किया था? आपने कॉर्क के अंदर। ठीक है, एक कॉर्क के अंदर किया था। ईयर कौन सा था? 1665। 1665 ही ऑब्जर्व अबाउट दिस इन हिज बुक एंड माइक्रोस्कोपिक। और इसने, सॉरी, डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्क्राइब्ड, नॉट ऑब्जर्व, ही डिस्क्राइब्ड। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस इन हिज बुक माइक्रोग्राफी। इसने अपनी माइक्रोग्राफी बुक के अंदर इसके बारे में लिखा है।
द वर्ड सेल वॉज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। अच्छा, अब जो सेल वर्ड डिराइव्ड है वो बेसिकली क्या है, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब क्या होता है आपके सेलुले। क्या होता है, सेलुले। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड सेलुले, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, जिसका मतलब क्या होता है, एक छोटा छोटा रूम। ठीक है, छोटा एक कमरा, एक तरीके से छोटा रूम होता है सेलुले का मतलब, उसी से क्या है, ये ग्रीक वर्ड से ही सेल का डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है साइंटिस्ट का कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया है और फर्स्ट टाइम सेल को किसने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो रॉबर्ट हुक ने किया है, और जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो किसने किया था, एवी लेवेंस्कोक। ठीक है, नाम ध्यान रखने हैं आपको, नाम ध्यान रखना साइंटिस्टों के, कुछ थोड़े अजीब नाम हैं क्योंकि फॉरेनर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ग्रीक नेम्स हैं, तो आपको थोड़े नाम कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। ठीक है, उसके बाद एक नया टर्म और आया सेल के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। होता क्या है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। कौन से ईयर में दिया, 1839 के अंदर। प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेक्सिस डेरार्जिन एंड नेम्ड एज कार्डो। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था, एक्चुअली जो टर्म सबसे पहले यूज की थी वो पुरकिंजे ने यूज करी। ठीक है, सबसे पहले टर्म जो यूज करी वो किसने यूज करी, पुरकिंजे ने। बट एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर जो किसने किया, तो वो कौन था, फेलिक्स डोरेंजे। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इन्होंने किस नाम से बोला इसको, इन्होंने जो पहले नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म नहीं, देखिए इनको नाम क्या दिया था, सर्कोड। ठीक है, क्या नाम दिया था, सर्कोड। इट्स कंसिस्टेंसी डिफर्स अंडर द डिफरेंट कंडीशन इट एग्जिस्ट इन सॉल जेल स्टेट्स। अच्छा, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये बेसिकली क्या था, अलग अलग स्टेट में मिलता है। ठीक है, सॉल जेल स्टेट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेट्स होती है, इनको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जिस एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, सॉलिड फॉर्म हो गई एक तरीके से। ठीक है, अगर उसमें अगर आपको थोड़ा लिक्विड मिक्स करते हैं, ठीक है, तो एक मीडिएटर स्टेज बनती है। ठीक है, जिसको आप एक तरीके से जेल फॉर्मेशन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेल फॉर्मेशन, सोल भी बोल सकते हैं आप। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस की फॉर्म होती है, हमारे केमिस्ट्री के हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा आपको कि सॉल जेट स्टेट्स क्या होती है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि सॉल जेल स्टेट्स के अंदर अवेलेबल होती है। अब प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर, आयरन, सॉल्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर आपके क्या क्या मिलेगा, वाटर होगा, आयन्स होंगे, सॉल्ट होगा, अदर ऑर्गेनिक मॉडल्स क्या 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 हो सकते हैं आपके मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो देखिए अब क्या है बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पानी के अंदर सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, सेल डेवलप हुआ। अब इस सेल में क्या है कि बेसिकली वाटर से इसने विटामिन लिए, ठीक है, सॉल्ट लिया और न्यूक्लिक एसिड लिया इसने, या डेवलप किया, कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, किससे लिया, वाटर से। और इस सेल के ऊपर क्या हुआ, एक लेयर बनती गई। ठीक है, एक लेयर बनती गई, कहने का मतलब क्या है, एक प्रोटोप्लाज्म बनता गया। क्या बनता गया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोटोप्लाज्म बना, ये बेसिकली क्या है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स ने ये जो मिनरल्स लिए, उनसे प्रोटोप्लाज्म का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और वो जो केमिकल्स हैं, जो वेरियस केमिकल्स ने यूज़ करे, वो क्या क्या हैं, वाटर आ गया, आयरन, सॉल्ट और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे जस्ट एग्जांपल कौन कौन से हो गए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ठीक है, तो इस तरह से सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये बेसिक जनरल आइडिया है सेल के बारे में, इनमें कोई समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखनी है, इसलिए खाली पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। आगे देखिए, अब सेल थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। तो दो बायोलॉजिस्ट हैं, जो दो बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा, आपको सेल थ्योरी को डेवलप किया। सेल डिस्कवर किसने किया, बेसिकली सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसमें किया था, कॉर्क में, डेड कॉर्क में। और उसको किसने बताया था, उसने अपने एक माइक्रोस्कोपिक बुक में, माइक्रोग्राफिक बुक के अंदर बताया है। और जो लिविंग सेल है वो किसने बताया था, एवी लियोनोवॉक। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। दो बायोलॉजिस्ट हैं आपके, सैचुलिन एंड सेचुआन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बेसिकली आपके सबसे पहले सेल थ्योरी को दिया, गिवन, मतलब सबसे पहले जो सेल थ्योरी थी वो इनके द्वारा दी गई थी। और इस सेल थ्योरी को जो एक्चुअली परफेक्टली एक्सप्लेन किया वो किसने किया, रुडोल्फ। ठीक है, रुडोल्फ विर्चकॉव, अजीब ही नाम है, बहुत अजीब नाम है। ठीक है, आपको डायरेक्ट नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, वैसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा या 1 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने, तो दो बायोलॉजिस्ट का नाम ध्यान रखना है आपको कि किसने सेल थ्योरी दी है और एक्सपेंड किसने करी। एक्सपेंड का मतलब है उसको एक्सप्लेन करना या उसमें और चीज़ों को चेंजेस करना। ये जो एक्सपेंड लिखा है इसका मतलब यही है कि उसको और एक्सप्लेन किया और उसमें जो भी और भी डेवलपमेंट हुए धीरे धीरे वो सब ऐड करता गया। जो एक्चुअल में सबसे पहले जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने किया, उसके बाद एक्सपेंड किसने किया, दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेंड किया।
ठीक है। एक तरीके से अगर सेल थ्योरी के बारे में बात करें तो सेल थ्योरी के बारे में हमें पता होना चाहिए वो क्या क्या पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग आप सेल थ्योरी को पढ़ सकते हो। तो पहला तो क्या है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं, जैसे कि अगर कोई नया सेल बना है तो इससे पहले कोई एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, वो ही इस नए सेल को बना पाएगा। ठीक है, बिना नए सेल के मतलब बिना प्रीवियस सेल के कोई नया सेल नहीं बन सकता। ठीक है, तो कोई पुराना सेल होगा वो ही क्या करेगा, नए सेल को बनाएगा, डेवलप करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल थ्योरी को आपको समझना है, पर्टिकुलर पॉइंट्स इनके बारे में आपको सेल थ्योरी में ध्यान रखना है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, वायरस आर द एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर जो एक्सेप्शंस है वो क्या है आपके, वायरस। वायरस एक तरीके से सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। ये एमसीक्यू आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। इसको थोड़ा ज़्यादा मार्क कर लेना, हाईलाइट इस एमसीक्यू को। रीज़न, अगर आपके स्कूल के टीचर थोड़े भी इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलिजेंट तो हैं ही, बट अगर वो थोड़ा करंट को फॉलो करते होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। करंट को फॉलो करते हैं क्यों, क्योंकि अभी बेसिकली हमें सबको पता है कि वायरस बहुत ज़्यादा, कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि वायरस अभी जब इतना ज़्यादा बूम में है, ठीक है, सब जगह है, तो बेसिकली वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके टीचर्स करंट को फॉलो करते होंगे तो वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो वायरस आपको ध्यान रखना है। अब इसी में पूछा जाएगा इज वायरस इज मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल थ्योरी, या फिर एक्सेप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है सेल थ्योरी के अंदर। ये क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन केस है, किसका, सेल थ्योरी का, वायरस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, अगर आप नंबर के बारे में बात करें, सेल के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा तो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि देखिए अगर जस्ट एन एग्जांपल ये कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर मल्टीपल सेल्स होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल सेल्स होंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, इसके अंदर भरा हुआ एक लिक्विड होगा जिसके अंदर क्या क्या होंगे आपके, केमिकल सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर विटामिन होंगे, फैट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, और भी क्या होंगे, सॉल्ट्स होंगे, आयंस होंगे, वाटर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होंगे, ये सेल्स होंगे और क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो देखिए अगर हम सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली दो होते हैं, यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो यूनि मतलब से समझ में आ रहा होगा, यूनि का मतलब वन या सिंगल सेल। तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सेल से बने उन्हें क्या बोलेंगे हम, यूनिसेलुलर। दिस सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द विजुअल बॉडी फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये जो सिंगल सेल होता है ये उस पूरे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, जिसमें एग्जांपल आप बोल सकते हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा इस तरह से होता है। अगर आपको अमीबा ऐसे समझ में नहीं आया तो एक ऑगी करके कोई सीरियल आता है कार्टून नेटवर्क का, है ना, ऑगी है या ऐसे कुछ है, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है जो इस तरह से दीवार पे स्लाइम की तरह फैल जाता है। ठीक है, स्लाइम की तरह, जैसे आप स्लाइम को क्या करो, अगर वॉल के ऊपर फ्लैट कर दो ना बिल्कुल, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से अमीबा। ठीक है, वैसे बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन अगर आपको फिजिकली समझना है तो इसको आप वैसे समझ सकते हो। स्लाइम को अगर आप वॉल पे बिल्कुल फेंक दो और बिल्कुल फ्लैट कर दो तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, अमीबा का होगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल ये, अभी अमीबा के बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, एक सिंगल सेल का बना होता है। कहने का मतलब ये एक सिंगल सेल है बस खाली। अमीबा जो है ना ये केवल एक जो बना हुआ है ना, ये पूरा एक सिंगल सेल है बस। ठीक है, ये आपको अभी इतना दिख रहा है, एक्चुअल में दिखता नहीं है, नेकेड आई से, मतलब बिना माइक्रोस्कोपिक लेवल से आप इसको देख ही नहीं सकते। ठीक है, ये इस तरह से होता है, ये अमीबा दिख रहा है आपको, इस तरह से अमीबा होगा। ठीक है, तो इस अमीबा के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है, ये एक कंप्लीट सेल ही आपको, जैसे कि जिसने एग्जाम्पल मैं सेल बता रहा हूँ आपको, इस तरह से सेल होता है। तो ये जो सेल है अमीबा का इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे सेल नहीं होते, केवल एक ही सेल है बस। ठीक है, ऐसे जिगजैग फॉर्म में होता है ये। तो ये एक अकेला सेल ही सारे फंक्शन करता है, मतलब खाना भी ये बनाएगा, खाने को लाने का काम भी यही करेगा, खाने को बनाने का काम भी ये करेगा। ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करने का काम भी ये करेगा, उससे एनर्जी बनाने का काम भी ये करेगा, एक्सक्रीट करने का काम भी ये करेगा, रेस्पिरेशन करने का काम भी ये करेगा। सारे काम क्या करेगा, एक सिंगल सेल होगा। जैसे एग्जांपल हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है, हम ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेलुलर। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, लेकिन अमीबा के अंदर सारे फंक्शन केवल एक ही सेल करता है। ठीक है, इसके अंदर ये सूडोपोडिया होते हैं, ये जो आपके चारों तरफ इस तरह से जो कॉर्नर्स निकले होते हैं हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या होता है अभी अमीबा पढ़ेंगे जब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट क्या होता है, फॉल्स स्टमक क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सब अमीबा के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको खाली ये ध्यान रखना है एक सिंगल सेल होता है। आगे चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट जो है आपका एक यूनिसेलुलर देख लिया, नेक्स्ट जो होगा मल्टी सेलुलर, मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। तो दीज आर द, जैसे एग्जांपल आप मानिए कि ये कंप्लीट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से मल्टीपल सेल्स हैं।
ठीक है, बहुत सारे सेल हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टी सेलुलर। जबकि अमीबा में क्या था, केवल एक ही सेल था बस, इस तरह से कोई भी इस तरह से खाली एक सेल था। जैसे कि आप इस एक सेल को इससे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये एक सेल है तो ये भी एक सेल है, जबकि ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस पूरे ऑर्गेनिज्म में ऐसे मल्टीपल सेल हैं, ठीक है, जबकि अमीबा के पास केवल एक ऐसा सिंगल सेल होता है, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। मल्टी सेलुलर के अंदर मतलब मल्टीपल सेल्स, और यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, वो सिंगल सेल ही होगा और वही ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल से बना होगा। दीज सेल्स देन कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, ये सारे सेल्स क्या करते हैं, मिलके एक ऑर्गन को बनाते हैं। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, और मल्टीपल सेल जुड़ जाएंगे तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। और ये क्या करते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे अगर हम बात करें तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हैंड्स है, लेग्स है, आईज है, ईयर्स है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं। तो सबके सेल्स भी क्या है, अलग अलग है। तो मल्टीपल सेल्स का बनने के कारण क्या हो, कंबाइन होकर अलग अलग क्या गए, ऑर्गन्स बनते गए, और अलग अलग ऑर्गन बने तो अलग अलग फंक्शन स्टार्ट हो गए, इस तरह से। तो डिफरेंट फंक्शंस फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम विच फर्दर फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बन के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल है, मल्टीपल सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन, ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं अब। तो ये तो क्या हो गया, आपके ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया हमने सेल को, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल आर टू टाइप, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिजम्स के टाइप के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या होता है, तो भी बेसिकली दो तरह से होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अच्छा, ऊपर मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स आपको पता है, ज़्यादा इतना कोई बताने की जरूरत है नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स के हैं मल्टी सेलुलर है, क्योंकि इसके अंदर हर फंक्शन अलग अलग सेल करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करते हैं, रूट्स का काम अलग होता है, लीव्स का काम अलग होता है, ब्रांचेस का काम अलग होता है, बाग का काम अलग होता है, तो इसलिए वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर। अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के। सेल्स दो टाइप के होंगे अगर आप ऑर्गेनिजम्स के टाइप के बारे में बात करते हैं, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो, अच्छा इनको नाम से ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक, तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। प्राइमरी का मतलब इनिशियल, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तीनों वर्ड ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव, प्राइमरी और इनिशियल, तो आपको तीनों चारों वर्ड्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो प्रो का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव, प्राइमरी या इनिशियल। और कैरियोट का मतलब क्या होता है, सेल। कैरियोट का मतलब क्या होता है, सेल। कैरियोट का मतलब क्या होता है, सेल। ये ध्यान रखना था आपको, कैरियोट जो है इसका मतलब क्या होता है, सेल। तो प्रोकैरियोटिक, तो अगर प्रो मतलब प्रिमिटिव या फिर इनिशियल, क्या, प्राइमरी, प्रिमिटिव या फिर इनिशियल। और प्रोकैरियोटिक का मतलब सेल, तो मतलब प्राइमरी सेल, मतलब प्राइमरी सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें क्या हो, बहुत प्रिमिटिव हो, वो बहुत सिंगल सेल हो एक तरीके से। तो प्रोकैरियोटिक सेल, दीज आर द प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल, मतलब बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है इनका, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह के सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। दे हैव लेस डेवलप्ड, इनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा। प्राइमरी सेल्स होंगे, इनिशियल सेल होंगे, इसलिए न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा, और कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होगी। ध्यान रखना है क्या, कि न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा, और बेसिकली क्या है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या, न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होगा कि अगर एक ये न्यूक्लियर है आपका, तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। तो प्रिमिटिव सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और ये जो सेल है ये भी प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होता, बहुत बेसिक लेवल होता है, बहुत इनिशियल लेवल होता है, प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से प्रिमिटिव सेल को ध्यान रखना है क्या, प्राइमरी इनिशियल सेल जिसमें न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, विदाउट मेम्ब्रेन होगी, मतलब न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, विदाउट मेम्ब्रेन होगा वो। और सिमिलरली न्यूक्लियोइड्स भी क्या होगा, विदाउट मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस आपको पता है क्या होता है, बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी सेल का जो सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। जरूरी नहीं है सेंटर हो, कहीं भी हो सकता है। न्यूक्लियस क्या होगा, बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ से सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, प्रिमिटिव सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल है वो क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक। तो यू का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। वर्ड से बायोलॉजी के अंदर जितने ज़्यादा वर्ड्स तोड़ोगे ना, और जितने छोटे छोटे वर्ड्स को याद रखोगे, उतनी चीज़ों को समझना और नेम को याद रखना ईजी होगा। यू का मतलब कॉम्प्लेक्स, कैरियोटिक का मतलब बता चुका हूँ मैं, सेल। तो कॉम्प्लेक्स सेल, कॉम्प्लेक्स सेल, प्रिमिटिव, प्राइमरी, इनिशियल सेल, और यू का मतलब कॉम्प्लेक्स सेल, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब सेल।
तो यूकैरियोटिक सेल्स दीज आर वेल डेवलप्ड, क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव वेल डेवलप नहीं थे, तो ये क्या होंगे? वेल डेवलप्ड होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है प्रिमिटिव में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था, इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। प्रिमिटिव के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और वो भी एडवांस लेवल की। दे हैव एडवांस्ड न्यूक्लियस एंड विथ अ यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन। इनके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस एडवांस लेवल का होगा और एक यूनिक्लियर अनक्लियर मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? अनक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आपको इजीली दिखेगी नहीं। ठीक है, अनक्लियर मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस भी होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दिया है यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और अगर वहाँ पर हम बात करें तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो सेल के नंबर पे हो गया आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो ये सेल का बेसिक आइडिया हो गया। आगे चलते हैं हम सेल की शेप के ऊपर कि सेल एक्चुअल में दिखता कैसे। जस्ट एग्जांपल मैं भी आपको सर्कुलर बना रहा हूँ, अमीबा के अंदर मैंने इस तरह से बना दिया, जबकि अमीबा एक यूनिसेलुलर है। तो सेल की शेप देख लेते हैं कैसी होती है। तो सेल आर ऑफ वेरिएबल शेप्स एंड साइज। इनकी डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा फंक्शन होगा वो उस अकॉर्डिंग की शेप ले लेते हैं सेल। जनरली सेल्स आर स्पेरिकल। जनरली जो सेल होगी वो कैसा होगा? एक स्पेयर की तरह होगा। ठीक है, स्पेरिकल फॉर्म में होगा, बट दे मे बी इलोंगेटेड। ठीक है, इनको आप इलोंगेट कर सकते हो, जैसे कि नर्व सेल। जो आपकी नर्व सेल होती है उसके अंदर क्या होता है? ये इस तरह से भी होते हैं। ठीक है, सेल इस तरह से भी होंगे, इलोंगेटेड सेल्स भी होंगे। नर्व सेल हो गए आपके बॉडी के अंदर। ब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रांच होंगे पिगमेंट्स के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल एक कोई सेल है तो इसमें इस तरह से इस तरह से सेल्स डेवलप होंगे, तो एक ब्रांच शेप में भी हो सकता है, जिसको हम पिगमेंटल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमेंटल। आपको ये नाम ध्यान रखना है। इलोंगेट किस में मिलेगा आपको? नर्व सेल में, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पिगमेंटेड किस में मिलेगा आपको? ब्रांच में। ठीक है, इस अकॉर्डिंग और कौन सा हो सकता है? डिस्कोलाइट, जो आरबीसी हमारी जो ब्लड के अंदर होता है वो आरबीसी। अच्छा, आरबीसी ब्लड की सेल देखोगे ना अगर आप, तो एक्चुअल में आपने जो मेडिसिन देखी है ना, अपने घरों के अंदर मेडिसिन आती है इस तरह से गोल। ठीक है, उस तरह की होती है, लेकिन उसका ऊपर का जो पोर्शन होता है ना वो इस तरह से टिल्टेड होता है। एक्चुअल में इस तरह से होता है, अंदर की तरफ टिल्ट होता है। तो इस तरह की जो शेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कोलाइट। ठीक है, डिस्कोइडल। क्या बोलते हैं हम? डिस्कोइडल। इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं? डिस्कोइडल, जो आपके ब्लड की आरबीसी में मिलता है बेसिकली। ठीक है, और कौन सी हो सकती है? स्पिंडल शेप्ड हो सकती है, जो आपके मसल सेल मिलती है। स्पिंडल शेप कौन सी होती है? आपके मसल सेल में मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से सेल की शेप पर्टिकुलर किस सेल के अंदर कैसी मिलती है। ठीक है, इलांगेटेड नर्व सेल के अंदर, ब्रांच पिगमेंटेड के अंदर, डिस्कोइडल आरबीसी के अंदर, और स्पिंडल शेप मिलती है आपके मसल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सेल की शेप्स हो गई आपकी। आगे बात करते हैं सेल साइज की, कि सेल की जो साइज होती है वो किस तरह से होती है। तो साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सेल की जो साइज होती है वो वेरिएबल होती है, और वो किस पर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जिस अकॉर्डिंग होगा सेल की साइज भी उसी अकॉर्डिंग होगी। सम आर माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर विजिबल विद नेकेड आइज। कुछ तो क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे, और कुछ क्या होती है? आप इजीली अपनी नेकेड आइज, मतलब आप किसी भी माइक्रोस्कोप को लगाए बिना देख सकते हो। जिसमें एग्जांपल अमीबा। अमीबा का मैंने बताया आपको सेल इस तरह से होता है, लेकिन ये क्या होता है? आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो बेसिकली क्या हो गया कि सेल की जो साइज है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा उस तरह का उसका सेल होगा। तो देयर साइज में बी वेरी फ्रॉम 2 माइक्रोन मीटर टू 18 सेंटीमीटर। 0.2, ये जो म्यू है इसको बोलते हैं हम माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो म्यू साइन होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। क्या? 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। ये वेरिएंट है, मतलब सेल जो होता है सबसे छोटा सेल होगा वो होगा 0.2 माइक्रोमीटर, और सबसे बड़ा जो सेल होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, किस में मिलता है ये भी हम देखेंगे, अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो अभी ये इनके रेंज है, इस रेंज के अंदर सारे सेल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, तो साइज ऑफ अ टिपिकल सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंज 20 टू 30 mn। ठीक है, बेसिकली क्या होगा आगे आके कि जो मल्टी सेलुलर है उसके अंदर आपकी जो सेल की साइज होगी वो 20 टू 30 होती है। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट सेल मैंने आपको बताया, तो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जो 15 सेंटीमीटर का जिसका सेल होता है। ठीक है, इन डायमीटर विथ शेल एंड 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर विदाउट शेल। ठीक है, अगर विद शेल की बात करें तो इसका जो सेल होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है, और अगर विदाउट शेल, शेल मतलब उसकी कवरिंग, अगर उस कवरिंग को हटा दे तो उसका जो साइज होता है वो 8 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। तो सबसे बड़ा सेल यही है आपका। द लॉन्गेस्ट सेल, कहने का मतलब जो सबसे लंबा सेल होगा वो कौन सा होगा? आपका नर्व सेल, अप टू 1 मीटर और मोर, 1 मीटर या 1 मीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे लंबा सेल कौन सा है? नर्व सेल। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? लंबा और बड़े में डिफरेंस है, साइज में सबसे बड़ा और लेंथ में सबसे बड़ा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो कौन है? ऑस्ट्रिच का एग, और ये कौन सा है? नर्व सेल। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है ये इस तरह से कि कौन सा सेल सबसे बड़ा है और कौन सा सेल सबसे लंबा है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल इन द नर्व सेल। आगे बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल, सो फार नोन एज द
PPLOS, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। PPLOS क्या है, बेसिकली बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं, माइक्रोस्कोप मतलब आपको माइक्रोस्कोप से भी बहुत प्रिसाइजली वे में देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं आपको, ठीक है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल आपको दिया है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसका कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है, मतलब बहुत छोटा हो चुका है, आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। और ह्यूमन एग इज 0.1 mm डायमीटर, ह्यूमन का जो एग होता है वो 0.1 mm इन डायमीटर होता है, जबकि जो माइकोप्लाज्मा उसका कितना 0.1 माइक्रोमीटर। तो डिफरेंस देखिए आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ह्यूमन एग कितना होगा 0.1 mm इन डायमीटर, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट ध्यान रखना है, सबसे लार्जेस्ट ध्यान रखना है, रेंज आपको ध्यान रखनी है, मल्टीसेलुलर की रेंज आपको ध्यान रखनी है, सबसे छोटा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ह्यूमन एग की साइज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं आप कंपोनेंट ऑफ सेल, जो इंपॉर्टेंट है। तो देयर इज एन ऑर्गेनिज्म occurrence of division of labor within a cell as there are certain स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अच्छा, सेल के अंदर क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल ये आपका सेल है, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे आपके, एक सेल के अंदर, एक सेल की बात कर रहे हैं हम, एक सेल के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऑर्गेनल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जो क्या करते हैं, थोड़े फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो क्या बोलते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जिनको आप बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल्स। क्या बोल सकते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ सेल, की ये सेल के अंदर अवेलेबल होते हैं और कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड क्या है न्यूक्लियस, और थर्ड क्या है साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या क्या हो गया आपका, फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियस, और थर्ड है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो होप ये सेल के बारे में आपको बेसिक आइडिया समझ में आया हो। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिंगल वन पॉइंट क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने सब बता दिए, समझने लायक कुछ था नहीं इसके अंदर, सारे थ्योरेटिकल है और सब फिक्स चीज़ें हैं, तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, चीज़ें लर्न करनी है। MCQs में पूछ सकती है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकती है। तो होप समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।